भारतीय संविधान हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। ये राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि उसकी स्थिति क्या है, उसका चुनाव कैसे होता है, योग्यताएं आदि। तो पहला हमारा टॉपिक हुआ था कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, कितने दिनों तक कार्य करता है, कब त्यागपत्र किसको त्यागपत्र देता है, हटाए जाने की प्रक्रिया आदि पे हमारी चर्चा हुई थी। इसके बाद इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य क्या होते हैं, यानी वो कौन कौन से कार्य करता है और कौन कौन सी उसकी शक्तियां होती हैं। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति स्पष्ट है कि वो नाम मात्र का प्रमुख है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल समेत प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो वास्तविक शक्तियों का मालिक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति जो है हमारा, वो जरूर नाम मात्र का प्रमुख है। बी आर अम्बेडकर ने पहले ही कहा था कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो नाम या पद नाम सुनने में अमेरिका जैसा लगता है, लेकिन वो अमेरिका जैसा नहीं है। उसके अधिकार और दायित्व तो इंग्लैंड के राजा के समान हैं, यानी कि वो इंग्लैंड के राजा के समान नाम मात्र का प्रमुख है। वहीं पर एक प्रश्न उठा था, क्या राष्ट्रपति रबर स्टैंप है? इस पर हमेशा मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो उस पर कभी चर्चा होगी जब मुख्य परीक्षा का हमारा सबका चरण आएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि हमारा राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति के समान नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन के राजा के समान है, यानी कि वो नाम मात्र का प्रमुख है। लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ना होता है कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है, उसको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनका कई भागों में वर्गीकरण होता है। जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को हम कार्यकारी शक्तियाँ कहते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी एक शक्तियाँ होती हैं, एक उसकी विधायी शक्ति होती हैं, एक उसकी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, एक उसकी कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं, एक उसकी सैन्य शक्तियाँ होती हैं और एक उसकी आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। देखिए, कार्यकारी शक्तियों का सरल मतलब होता है कि कार्यपालिका से संबंधित जो भी राष्ट्रपति कार्य करता है और जो भी कार्यपालिका की नियुक्तियाँ करता है। ध्यान रखना, ये वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है, तो पहचानेंगे कैसे? तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कार्यपालिका से संबंधित जो भी राष्ट्रपति के दायित्व होते हैं और राष्ट्रपति जब किसी कार्यपालिका संबंधी अधिकारी की नियुक्ति करता है, आयोग की नियुक्ति करता है, तो उन सभी कार्यों को हम कार्यकारी शक्तियों में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। यानी कार्यपालिका से संबंधित दायित्व और कार्यपालिका से संबंधित नियुक्तियाँ इसी में आ जाएंगी। अब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी हैं? जैसे आप पढ़े हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख जरूर है, लेकिन भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 इसको कहता है। और वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र प्रमुख को अगर आपको समझना है तो अनुच्छेद 74 और 75 को पढ़ेंगे। 74-75 को आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सुन लीजिए। 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 74-75 दोनों पढ़ेंगे तो ये बातें निकल करके आएंगी कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद फिर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्तियां रखती है, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियां रखता है, लेकिन भारत सरकार की कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति है। और कार्यपालिका के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कार्यकारी अधिकार है, कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा आप जानते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और विभागों का आवंटन या कार्यों का बंटवारा करता है। हालांकि वास्तविक तौर पे कार्यों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ये काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे आप पढ़ेंगे कि ये नियुक्ति बहुमत पर आधारित होती है कि जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत होगा और बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जिन लोगों को राष्ट्रपति को कहता है उनको वो मंत्री बना देता है। लेकिन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? राष्ट्रपति करता है। और मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसके अलावा
वो प्रधानमंत्री से प्रशासनिक कार्यों पर और विधायिका से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये भी इसका कार्यकारी शक्ति है, यानी कि वो प्रधानमंत्री से कोई भी प्रशासनिक कार्य या विधायिका संबंधित कोई प्रस्ताव हो तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अलावा वो SC ST के लिए जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ध्यान रखना एक क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके माध्यम से होता है? राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति संभालता है। ये भी इसका कार्यकारी शक्ति है और यहाँ पर वो फिर उपराज्यपाल या प्रशासकों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के बाद उसका प्रशासन भी राष्ट्रपति के हिसाब से ही संचालित होता है। तो ये राष्ट्रपति का कौन सा कार्य है? ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। दूसरे चरण में हम सब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो देखिए विधायी का मतलब क्या है कि जो विधायिका से संबंधित उसकी शक्तियाँ होती हैं। विधायिका मतलब जो विधान बनाती है, जैसे हमारे यहाँ विधान कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो विधायिका संबंधित शक्तियाँ, देखिए इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आगे हम विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे। पहले आप इसको मोटा मोटा समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति कौन सी होती है, विधायी कौन सी होती है, न्यायिक कौन सी होती है, इस तरह से वर्गीकरण कर लीजिए। अब विधायिका में कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं? देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यानी हमारी जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें राष्ट्रपति एक अंग है, एक लोकसभा है और एक कौन है? राज्यसभा। तो आप ये बिल्कुल जानते हैं, तो राष्ट्रपति संसद का अंग है और संसद हमारे यहाँ क्या है? विधायिका है। तो संसद का एक अंग क्या है? राष्ट्रपति। और एक अंग क्या है भैया? लोकसभा। और एक अंग है राज्यसभा। तो जब संसद के 3 अंग हैं, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद क्या है? विधायिका, तो निश्चित तौर पे ये विधायिका शक्तियों के तहत ही आएगा, विधायी शक्तियों के तहत आएगा। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आगे जब हम सब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 79 में ये बात बताई गई है, फिर आगे संसद का विस्तार बताया गया है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति क्या क्या और शक्तियाँ रखता है? वो संसद की बैठक बुला सकता है, ध्यान रखना, वो संसद की बैठक बुला सकता है, लोकसभा राज्यसभा की बैठकें बुलाता है। वो सत्रावसान करता है, यानी बैठक जब समाप्त हो जाती है तो सत्रावसान, सत्र का अवसान कर देता है। देखिए ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं संसद की बैठक बुलाई जाती है तो बैठक को संचालित करना और सदन को निलंबित करना या स्थगित करना, ये काम अध्यक्ष या सभापति का होता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का। लेकिन संसद का सत्रावसान कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे तो सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये इसका कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। तो संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पर कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करेगा, तो लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भी इसका क्या अधिकार है? विधायी। इसके अलावा जब प्रत्येक आम चुनाव होते हैं, नए चुनाव होते हैं, यानी जब प्रत्येक आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव किसका होता है? लोकसभा का होता है। राज्यसभा तो अस्थायी सदन है। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद वो संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, ये भी इसका अधिकार है, विधायी। इसके अलावा वो संसद में सदस्यों का मनोनयन करता है। आप संक्षिप्त में यहाँ पर जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है अनुच्छेद 331 के तहत, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से। तो ये भी इसका विधायी अधिकार है। इसके अलावा वो निर्वाचन आयोग की सलाह से, इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से संसद सदस्यों की निरर्हता का निर्णय करता है। इसको पहले समझ लीजिए। संसद सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अगर इन दोनों सदनों के सदस्यों में कोई भी सदस्य निर्वाचन संबंधी अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता है, यानी वो चुन लिया गया है लेकिन वो कोई शर्त नहीं पूरी कर पा रहा था, यानी वो निरर्हर है, यानी अपने पद के योग्य नहीं था। जैसे संसद सदस्य की अपनी योग्यताएं होती हैं, जैसे लोकसभा के लिए उम्र 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है, लाभ के पद पर ना हो, आपराधिक मुकदमों का भी एक मामला है। तो यदि कोई संसद का सदस्य किसी भी कारण से निरर्हता का प्रश्न उठता है कि वो अयोग्य है,
तो उसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों का कोई भी सदस्य यदि किसी भी निर्भरता से, अयोग्यता से ग्रस्त होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। इसके अलावा विधेयक पर उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे इसको अभी समझ लीजिए, बाद में विस्तारित होगा। जैसे कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखे जाते हैं, जैसे धन विधेयक, इस पर राष्ट्रपति पहले ही हस्ताक्षर कर देता है। किसी नए राज्य की स्थापना का विधेयक, यानी कि नए राज्य की स्थापना का विधेयक और धन विधेयक, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखे जाते हैं, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति पहले ही अनुमति देता है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक और अन्य विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनते हैं। तो विधेयक संबंधी उसके अधिकार हैं, उसकी शक्तियाँ हैं। जैसे वो किसी संविधान संशोधन विधेयक या कह लीजिए कि अन्य विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि नए नियमों के अनुसार 44वें संशोधन द्वारा ये कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और फिर से उसको उसी रूप में वापस भेज दिया जाता है तो उसे अनुमति देनी ही होगी। इसके अलावा इसमें उसके वीटो अधिकार भी आते हैं, जिसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे, अभी अलग से कर लेंगे। तो विधेयक संबंधी उसके बहुत सारे अधिकार हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, तो वो भी इसका विधायी अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी इसका विधायी अधिकार है। इसको भी हम सब अलग से पढ़ेंगे, विस्तार देना पड़ेगा इसको, यहाँ पे आप केवल सुन लीजिए। इसके अलावा वो संसद में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट रखवाता है, जैसे कैग की रिपोर्ट है, जैसे बजट है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट भी संसद में रखवाता है। इसके अलावा वो संघ शासित प्रदेशों के लिए जहाँ विधानसभाएँ नहीं हैं वहाँ के लिए नियम बनाता है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएँ हैं तो वहाँ पर भी वो नियम बना सकता है, लेकिन विधानसभा की सहमति से। और जिन राज्यों में विधानसभाएं नहीं हैं वहाँ पर वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए वो नियम भी बना सकता है। तो ये कुछ राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ हैं? विधायी शक्तियाँ हैं। पहले सरल समझ लीजिए, फिर इसमें जिसको विस्तार देना है मैं उसको विस्तार दे दूंगा। तीसरे चरण में हम सब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, उसको कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैंने अभी वहाँ पर बताई थी, उसको आप यहाँ जोड़ लेना। जैसे सबसे पहले कोई भी धन विधेयक अगर होगा तो धन विधेयक को राष्ट्रपति अपनी पूर्व अनुमति देता है, यानी धन विधेयक पर राष्ट्रपति बाद में अनुमति नहीं देता है। देखिए, एक चीज़ आप स्पष्ट है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं होगा। तो जो धन विधेयक होता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे धन विधेयक को विस्तार से। धन विधेयक जो होता है उसकी परिभाषा तय की गई है, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा नहीं होगा ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति क्या देगा? पूर्व अनुमति देगा। तो ये इसका कौन सा अधिकार है? वित्तीय शक्तियाँ हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखना, भारत में एक होती है आकस्मिक निधि। देखिए, हमारे यहाँ एक निधि होती है संचित निधि, एक होती है लोक लेखा और एक होती है आकस्मिक निधि। तो देखिए, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो पहले से पता नहीं होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं अदृश्य व्यय। अदृश्य व्यय मतलब जो एकदम से उत्पन्न हो जाए या आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाए। तो आकस्मिक निधि, ध्यान रखना, आकस्मिक निधि से जो अदृश्य व्यय उत्पन्न होते हैं उनके लिए भुगतान की व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी आप एक प्रकार से इसको ये समझ सकते हैं कि आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति। यानी कोई ऐसा व्यय उत्पन्न हो जाए जिसकी परिकल्पना पहले से नहीं की गई थी, जिसका अनुमान पहले से नहीं था, तो आकस्मिक निधि से धन की व्यवस्था राष्ट्रपति कर सकता है। और ये किस में आएगा? वित्तीय शक्तियों में। इसके अलावा वो केंद्र राज्य के बीच में संसाधनों या धन संबंधी बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो आप जानते होंगे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में बताया गया है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये कौन सा अधिकार हुआ? इसका वित्तीय अधिकार हुआ। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य के बीच धन संबंधी बंटवारे पर निर्णय। इसके अलावा बजट, जिसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये बजट को संसद के सामने रखवाता है, संसद के सम्मुख रखवाता है। देखिए, बजट संक्षिप्त शब्द है, इसके लिए पूर्ण शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। तो ये बजट रखवाता है। इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ लेंगे आप सब, जो अनुदान की मांगें होती हैं, बजट रखने के बाद जो मांग होती हैं, अनुदान मांग बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पारित नहीं होती हैं। तो अनुदान मांगों को जो पारित होना होता है उस पर भी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। तो धन विधेयक पे पूर्ण अनुमति देना, आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय के लिए भुगतान की व्यवस्था करना, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है ये 5 वर्ष के लिए अनुच्छेद 280 के तहत, और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के सम्मुख रखवाता है। ये सारी इसकी कौन सी शक्तियां हैं? ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं।
इसके बाद हम सब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो न्यायिक शक्तियों में देखिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एक ये ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए वो अलग मामला है कि कोलेजियम प्रणाली है, अन्य है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखना, भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो जैसे आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखिए हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ रहे हैं कि नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और कौन सी शक्ति को किस वर्ग में रखेंगे, ये आपको समझना है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। तो ये दोनों अधिकार राष्ट्रपति के कौन से अधिकार हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे न्यायिक शक्तियों के तहत आ जाएंगे। इसके तहत राष्ट्रपति एक आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर सलाह या परामर्श का एक उसका अधिकार होता है, यानी वो विधि के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या परामर्श मांग सकता है। ये परामर्श सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को देगा ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना। तो एक ये भी अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति विधि के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है, यानी सलाह मांग सकता है, लेकिन ये सलाह या ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो वो ऐसी सलाह देने से मना भी कर सकता है। जैसे ऐसे कुछ मामले हुए हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से मना कर दिया। तो आगे अनुच्छेद जब आप पढ़ेंगे तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। जैसे 143 में राष्ट्रपति का सलाहकारी अधिकार आता है। तो न्यायिक शक्तियों में ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और वो सुप्रीम कोर्ट से विधि के किसी सारवान प्रश्न पर सलाह मांग सकता है। और ये सलाह का अधिकार किस में आता है? 143 में आता है। इसको यहीं पर आप देख लेना। इस सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह देने से मना भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक शक्ति में एक चीज़ और आप जोड़ लेना, न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार भी आता है। क्षमादान का अधिकार, तो राष्ट्रपति क्षमादान भी दे सकता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है कि वो क्षमादान दे सकता है। और क्षमादान कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से है। जब संघीय विधि के तहत दंड दिया गया हो, या सैन्य कोर्ट द्वारा दंड दिया गया हो, या दंड मृत्युदंड हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार जो है वो भी न्यायिक शक्तियों के तहत आता है। और राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार किस अनुच्छेद में है? 72 में है। तो राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 72 में है। देखिए अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 3 चीज़ें मैं आपको स्पेशली बता दूंगा थोड़ा विस्तार करके। एक राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार, एक उसका अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और एक उसका वीटो का जो पूरा है। तो वो वीडियो एक बन जाएगा 30 से 35 मिनट का, तो उसमें सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप केवल अभी शक्तियों का वर्गीकरण समझ लीजिए। तो न्यायिक शक्ति के तहत उसका क्षमादान का अधिकार आता है। अनुच्छेद 143 को आप यहीं पर क्लियर कर लेंगे और लिख भी लेंगे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर सलाह मांग सकता है। ये सलाह बाध्यकारी नहीं है, सलाह देने से सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। तो ये 4 प्रमुख चीज़ें ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कहलाती हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ आती हैं। तो सैन्य शक्तियों में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी जल, थल और वायु। जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस नाते वो तीनों सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। इसके साथ साथ वो युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। हालांकि वो युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा संसद के परामर्श से ही करेगा या संसद की अनुमति से ही करेगा, स्वयं नहीं कर सकता है। लेकिन ये काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। यानी राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। इस नाते वो तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा या युद्ध के विराम की घोषणा वो कर सकता है। हालांकि ये उसका आत्यंतिक अधिकार नहीं है, ये संसद की शक्तियों के अधीन है, लेकिन ये राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सैन्य शक्ति। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप उसको किस वर्ग में रख लेंगे कि ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद राष्ट्रपति की एक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, यानी डिप्लोमेटिक उसकी जो पावर होती हैं उनको समझ लीजिए। देखिए डिप्लोमेटिक पावर में क्या होता है
कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार होते हैं। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत कोई भी संधि करेगा, अंतर्राष्ट्रीय करार करेगा तो राष्ट्रपति के नाम से करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति विभिन्न मंचों पर भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न मंचों पर वो जाता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार करता है वो संसद की शक्तियों के अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, उसमें संसद का हस्तक्षेप होता है। और इसके अलावा वो विभिन्न प्रकार के राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं। उच्चायुक्त राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त होते हैं और राष्ट्रमंडल से इतर देशों में हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं। तो राजदूतों की और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, जैसे जो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई या जो करार हुआ तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति होगी? ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति होगी। या जैसे वो विभिन्न देशों में जाएगा, विभिन्न देशों में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, ये भी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति होगी। इसके अलावा वो विभिन्न राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ जो विभिन्न देशों के राजदूत, उच्चायुक्त आते हैं उनका स्वागत भी करता है। तो ये सारे काम राष्ट्रपति के, या ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ हैं? ये कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। और एक और आप देख लीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति को एक प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। यानी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ या विशेष ये शक्तियाँ दी गई हैं। तो इनको हम सब बाद में भाग 18 के तहत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए। तो भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आती हैं और ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये अनुच्छेद 352 से 60 के बीच में आती हैं। ये किस भाग में है? 18 में है। इनको हम सब बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल आप जान लीजिए। और राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं वो 3 प्रकार की हैं। जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। इसके बाद देखिए अगला जो मतलब एक वीडियो हम आपको बना देंगे जिसमें 3-4 चीज़ों पर विस्तार दे देंगे। एक तो राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार किन परिस्थितियों में लागू होता है, कितने प्रकार से क्षमा होती है। एक में विचार करेंगे अध्यादेश क्या होता है राष्ट्रपति का, कब जारी होता है, क्यों जारी होता है, उसके क्या अधिकार होती हैं, उसकी क्या सीमाएँ होती हैं। एक आपको बता देंगे कि राष्ट्रपति का जो वीटो की शक्तियाँ हैं, वीटो शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। उन 3 चीज़ों को हम विस्तारित तरीके से एक अलग पृथक वीडियो में आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में या इस क्लास का उद्देश्य यही था कि राष्ट्रपति की जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं उन शक्तियों को संक्षेप में समझना। तो मेरी समझ से आप समझ गए होंगे या बेहतर आप समझ गए होंगे। वीटो शक्ति एक बची हुई है, उस पर हम सब अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और उसी में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और उस पर क्या विचार व्यक्त किया गया है। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ।